दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। लगातार सियासी गलियारों में एक चर्चा हो रही है और चर्चा ये है कि संजय जोशी की वापसी हो सकती है। ये महज सिर्फ चर्चा नहीं है, इसमें जमीन पर आरएसएस ने कई लोगों से चर्चा इस बात को लेकर की है, अगर ऐसा हुआ तो क्या-क्या होगा। संजय जोशी दरअसल वो नाम है जो कि नरेंद्र मोदी के इतिहास में सबसे ज्यादा नो एंट्री वाला है। यानी कि संजय जोशी को भी हाशिए पर डालने का काम जो नरेंद्र मोदी ने किया था वो है। अब ऐसे में अगर ये सब कुछ होता है तो किन नेताओं की लॉटरी लगेगी और ये पूरी जुगलबंदी किन लोगों ने मिलकर की है आरएसएस के साथ। और ये बहुत ऑब्वियस नाम है, लेकिन इसको आप लॉजिकली देखें और समझें कि कौन क्यों और किस वजह से इस पूरी प्लानिंग में शामिल हो रहा है, तो वो कैसे बनती है पूरी कहानी। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। अगर ये बदलाव हुआ, अगर संजय जोशी आए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, तो फिर देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। और अगर ऐसा हुआ तो कई मंत्री बदल जाएंगे। इसके अलावा आरएसएस ने दक्षिण भारत में भी कई लोगों के साथ और बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स ने कई अपने बीजेपी के लोगों के साथ में चर्चा की हुई है, जो कि मजबूत नेता हैं बीजेपी के, उनकी भी सहमति इसमें मिलती नजर आ रही है। ये सब कुछ आपको मीडिया जगत के सेटअप में यानी कि खबरों में खुलकर नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये चर्चाएं बहुत कुछ हो रही हैं, घटित हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो देश में और क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या इस देश की सरकार बदल जाएगी, मतलब चेहरे बदल जाएंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से, और प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा मैं आपके साथ शुरू करती हूँ। राय सर, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ साथ कई बड़े मंत्रियों के चेहरे बदल जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो भी मंत्री थे वो सब नरेंद्र मोदी की चॉइस के थे, बावजूद इसके कि 240 का आंकड़ा था और उस वक्त आरएसएस ने कुछ नहीं किया था, वो खामोशी हमें याद है। लेकिन अब आरएसएस खामोश नहीं लग रही है। सर विनीता, एक सवाल है संजय जोशी का। संजय जोशी परिदृश्य से एक लंबे अरसे से बाहर हैं। वो भारतीय की राजनीति में भी नहीं है और आरएसएस में भी मुझे किसी पद पर इस लंबे समय से कभी नजर नहीं आए। संजय जोशी एक समय में भाजपा के बड़े महत्वपूर्ण महामंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनकी एक सीडी आ गई थी या पता नहीं कितनी सीडी आ गई थी। और सीडी तो खैर, सीडी का एक दौर आया है भाजपा और आरएसएस के लोगों का। तमाम तरह की सीडी उनकी आती रही है जब से उनकी सरकारें बनी हैं। उस सीडी के शिकार संजय जोशी भी हो गए। लोगों का कहना यह है कि गुजराती बंधुओं ने सीडी से के द्वारा संजय जोशी का काम लगा दिया और वो लोग सीडी सीडी खेलने की आदी हैं। जब भी कोई उनके आड़े कहीं पर भी आता है, वो कोई न कोई सीडी निकाल लाते हैं या उसकी सीडी का इंतजाम कर लेते हैं, तो उसके वो शिकार हो गए। मुझे सिर्फ शंका इस बात की है, चूंकि संजय जोशी मेन स्ट्रीम में राजनीति में लंबे अरसे से नहीं है, आरएसएस के भी किसी भूमिका में नहीं, उसके जो उसके पदाधिकारी होते हैं या उसकी तरफ से बीजेपी में जो पदाधिकारी होते हैं, उनके संगठन प्रभारी वगैरह होते हैं, उनमें भी कहीं नहीं है। तो थोड़ा मुझे आश्चर्य होगा अगर संजय जोशी अध्यक्ष अचानक बन जाते हैं। लेकिन खैर, ये आरएसएस और बीजेपी का अपना फैसला है, वो कैसे और फैसला क्यों करते हैं। लेकिन मेरी बुद्धि को जितना मैं समझता हूँ, मुझे थोड़ा सा उनके बनने में आश्चर्य होगा। दूसरा पक्ष यह है कि अगर हरियाणा में और कश्मीर में चुनाव हार जाते हैं, कश्मीर में तो अगर है ही नहीं, हरियाणा में भी अगर नहीं है, चारों चुनाव हो रहे होते, चारों जगह अगर नहीं होता, चारों ही प्रदेशों में बीजेपी बहुत बुरी तरह चुनाव हार जाती। फिलहाल 2 जगह पर बहुत बुरी तरह बीजेपी चुनाव हारने जा रही है, कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। देखना यह है कि बहुत बुरी की परिभाषा क्या है, कितनी, 10 से कम या 10 से ज्यादा। कश्मीर में 2, 4, 5 से कम या 2, 4 भी नहीं, ये जरा अभी गौर करने वाली बात है। अब उसका ठीकरा मोदी जी ऊपर फिर टूट सकता है। ऑलरेडी पिछले चुनाव में मोदी जी हार चुके हैं 240 सीट, जिसमें 80 सीट पर बेईमानी के आरोप है। यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण के पतिदेव ने भी कहा है कि 79 सीट बेईमानी से जीती गई और चुनाव आयोग ने जिताया है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक तरह से मोदी जी और उनकी पार्टी हारी हुई है, मोदी जी का चेहरा हारा हुआ है, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी हारी हुई है, मोदी जी की चमक हारी हुई है, मोदी जी की वादा खिलाफी हारी हुई है, मोदी जी की बातें हारी हुई हैं, सब कुछ हारी हुई है। निश्चित तौर पर कोई भी
किसी ऐसे आदमी को जो हारता जा रहा हो, जिसमें चुनाव जिताने की कुव्वत नहीं हो, जिसमें सरकार चलाने की कुव्वत नहीं हो, उसको कोई भी पार्टी अपने ऊपर ढोना नहीं चाहती। और ये परिणाम बीजेपी में भी दिख रहा है और मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी में एक कसमसाहट है, बीजेपी के सहयोग में भी कसमसाहट है, बीजेपी में गली से लेकर दिल्ली तक एक बेचैनी है। अब मोदी जी के खिलाफ आप कुछ लिख दीजिए तो कोई भी आदमी उस पर रिएक्ट नहीं करता है। मैंने कल एक पोस्ट ऐसी डाल दी, पुराना मेघराज 2016 का इंटरव्यू था, एक मैगजीन ने लिया था, और कल मैंने ट्विटर पे जाकर देखिएगा यूं ही डाल दिया पुरानी अपनी कि मोदी विल बी मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उसका हेडिंग है। आप आश्चर्य करेंगे कि उसको 1,15,000 लोग कुछ सभी कुछ देर पहले तक ट्विटर पर देख चुके थे उसको, और हजारों लोग शेयर कर चुके थे। इसका मतलब मोदी जी के खिलाफ एक माहौल समाज में और राजनीति में है, परिस्थितियों में है, उसका परिणाम बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए ये चुनाव हारने के बाद उसको आधार बना करके, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद उसको आधार बना करके योगी जी के खिलाफ पेशबंदी लगातार जारी है कि उनको छोड़ देना चाहिए, निश्चित तौर पर वैसी ही पेशबंदी, वैसी ही बातें बीजेपी के अंदर मोदी जी को भी हटाने के बारे में चर्चा हो रही है। ऐसा तमाम कॉर्नर्स में सुनने को मिल रहा है, मीडिया नहीं, मीडिया ऑफ द रिकॉर्ड तमाम नेताओं से बातचीत में भी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं। अब अगर इसका परिणाम देख करके एक सुगबुगाहट आती है, और इस बीच गडकरी जी ने खुद कही दिया कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर का क्लेमेंट हूं, मैं क्यों नहीं, मुझको जो विपक्ष प्रधानमंत्री बना रहा था और मैं तो नहीं बना क्योंकि मैं अपने संगठन के प्रति बहुत वफादार हूं, लेकिन मैं बार बार नहीं कर सकता। गडकरी जी की यह भाषा और यह बोली भी इंडिकेट करती है। निश्चित तौर पर जब 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एक नई तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के बाहर, सरकार के अंदर और सरकार के बाहर, दिल्ली से लेकर बंबई तक देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि उस वक्त मोदी जी को स्टेप डाउन करना पड़े। मैंने आपकी एक शायद बहस में यह भी कहा था कि जॉय बाइडेन जो राष्ट्रपति थे और अमेरिका की परंपरा अनुसार वहां 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, उनका एक ही टर्म हुआ था, दोबारा वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे, चुनाव प्रचार शुरू कर चुके थे, बहस में आने लगे थे, लेकिन बहस में वो बातें भूलने लगे। तो उनके ऊपर उनकी पार्टी ने भी सवाल उठाया और उन्होंने उसको समझा, और उन्होंने खुद भी कह दिया कि नहीं, मैं समझता हूं कि मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का योग्य नहीं हूं, और उन्होंने खुद अपने को विड्रॉ कर लिया और अपनी उपराष्ट्रपति का नाम उन्होंने आगे प्रस्तावित कर दिया कि मेरी तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार वो होंगी। क्या मोदी जी को उतनी सद्बुद्धि आएगी कि वो भी चीजें भूलने लगे, गलतियां करने लगे? तमाम गलतियां तो पहले दिन से कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो नहीं है, वो बता रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को और दुनिया के लोगों को, लेकिन क्या उनको अभी एहसास होगा कि मैंने बहुत बुरा कर लिया, देश को बहुत बर्बाद कर लिया, बहुत झूठ बोल लिया, अपनी बेइज्जती बहुत करा ली, मेरा छवि बहुत खराब हो चुकी है देश और दुनिया सबकी निगाह में? तो क्या मोदी जी ये चाहेंगे कि मैं इज्जत से चुपचाप इस्तीफा देकर निकल जाऊं? क्योंकि आदमी खुद इज्जत से चुपचाप निकल जाता है तो लोग उसको कई बार माफ कर देते हैं या सोचते हैं चलो आदमी ने त्याग कर दिया। आदमी अगर चिपका रहता है तो फिर उसको लोग कान पकड़ करके बाहर निकालते हैं। उन दोनों में से क्या होने जा रहा है? मोदी जी इज्जत से बाहर जाएंगे या किसी के आरएसएस या बीजेपी के द्वारा कान पकड़ के बाहर निकाले जाएंगे? इसके लिए हमको 8 तारीख के बाद के चंद दिनों का इंतजार करना होगा और फिर देखना होगा कि गडकरी जी की लॉटरी लगती है या किसकी लॉटरी लगती है और क्या हालात नया परिस्थितियां पैदा होती हैं। जी विनीता। जी सर, मेरा इससे ही सवाल प्रमोद जी आपसे है सर, क्या वाकई में अब संजय जोशी जैसे नाम की वापसी हो सकती है? और ये ऐसा नाम है जो कि आखिरी नाम होगा नरेंद्र मोदी के लिए, जिसे कभी वो सुनना चाहेंगे भी नहीं, बोल सकती मैं तो, सुनना ही नहीं चाहेंगे कभी, और उसके बावजूद ऐसा नाम चुनकर लेके आना नरेंद्र मोदी के साथ सीधे सीधे टकराव की स्थिति पैदा नहीं करेगा आरएसएस में उन नेताओं के लिए और बीजेपी में उन नेताओं के लिए जो कि मतलब अभी नरेंद्र मोदी के सामने नहीं टक्कर ले रहे होंगे खुलकर? विनीता जी, देखिए, जो आपने कहा कि जोशी को लाने की बात और मोदी से सीधे टकराव की जो बात की, अब मुझे लगता है, मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि अब संघ बहुत गंभीर स्वभाव का संगठन है। वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बहुत सुनता रहता है, कहता कम है, सुनता ज्यादा है। तो पिछले 14 से लेके और 24 तक वो सुनता आया है, और जब
भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी ने जब ये बताने की कोशिश की और ये जताने की कोशिश की, वो अलग बात है कि उनकी हैसियत नहीं थी नड्डा जी की, पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह जी और मोदी जी का वरदहस्ती कहा जा सकता है कि अब हमें जरूरत नहीं है, मतलब कि अब भाजपा ने अपने पिता को, अपने बाप को मानने से इनकार करने लगे। तो अब इसमें बचा कहाँ था कि जो मोदी जी को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और जिस ढंग से भागवत जी हर मंच पर उन्होंने मोदी जी को नसीहतें दी और जिस ढंग से उन्होंने उनको एक शिष्टाचार की भाषा में, मतलब मोदी जी की भाषा में नहीं, जैसा कि उन्होंने 24 में भाषण दिए, शिष्टाचार की और भद्र भाषा में जिस ढंग से उनको उन्होंने लपेट के उनको किनारे किया, उनको लताड़ा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कोई संदेह या संशय है, ऐसा मेरा मानना है। अब दूसरी बात जो आपने संजय जोशी की कही, संजय जोशी से मुझे लगता है कि वर्तमान में और संघ में, जहां तक मैं जानता हूं संजय जोशी जी को, संजय जोशी जैसा कर्मठ, निष्ठावान, डेडिकेटेड अब संघ में वो लोग नहीं हैं, जो पुराने लोग हैं, मतलब और भाजपा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। मुझे ये भी याद है कि 2005 में जब उमा भारती वहां से आरोप लगे थे और हटी हैं, उसके बाद जब इनको शिवराज सिंह जी को लाया गया, उमा भारती दोबारा चाहती थी आ जाए, उनका टकराव हुआ था, उसका लाभ गुजरात लॉबी ने उठाने की कोशिश की और सीधी कर दी थी, जिसमें सर किसी का था, पैर किसी का था, और उनको बदनाम करने के लिए वो गुजरात के भी संगठन मंत्री रहे हैं। तो ये तो खैर जो अभी सीपी भाई ने जी, कहा, मतलब नरेंद्र मोदी और दोनों ने साथ में काफी हाँ शाह, अमित शाह, बिल्कुल इसमें कहीं अब कोई छिपी नहीं है, एवरीबडी नोज वेरी वेल, ओपन फैक्ट है ये, इसमें मतलब संकेतों में, संदेशों में बात नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उन लोगों ने किया, और मतलब मोदी जी को बचाने में भी या उनको आगे लाने में भी निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि उसमें जोशी जी का अपना एक अहम भूमिका रही थी। लेकिन फिर वही बात कि जिसकी अहम भूमिका रही थी उसको मतलब झूठा अपमानित करके बाहर किया गया। जोशी जी मतलब ये, और आपको एक चीज और मैं बता दूं इससे मैं निजी अनुभव से, कि लखनऊ में यहाँ आए थे संजय जोशी जी, और कुछ पत्रकार साथी हम लोग मिले, तो उन्होंने एक बात कही, बोले आप लोग यहाँ आ गए, कहीं अगर जानकारी लग गई मोदी जी को तो आप लोगों की खैर नहीं होगी। तो ये बात मैंने उनसे कही, हमने कहा कि न तो कोई दुकान है न कोई और ऐब है, तो हमने कहा कि इसलिए मुझे चिंता नहीं है, और चिंता वो करें कि जिन्हें उसकी हो, तो इसलिए आपसे मिलना कोई मतलब पाबंदी नहीं है मेरे लिए, और उसकी मुझे कोई परवाह भी नहीं है। ये मेरे उनसे संवाद भी हुआ था, मैं जानता हूं। और वहीं उन्होंने फिर, आप देखिए, ये उनके ग्रह दोषाओं का दोषी मैं जोशी जी के कह सकता हूं कि मतलब चौहान साहब को जब उन्होंने बनाया, जो कृषि मंत्री हैं, उनको प्रपोज करने वाले, उनको मुख्यमंत्री बनाने वाले जोशी जी ही थे। लेकिन बाद में वो भी कहीं ना कहीं राजनीति के प्रलोभन में, इसमें उसमें आके उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तो जो आपने मूल बात कही कि क्या वो आ सकते हैं, मुझे लगता है कि संघ भी ये जानता अच्छी तरीके से कि मोदी जी को और शाह को हटाने की अगर कोई सोच है और वो हटाना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत भी होता है वो। लेकिन संघ जो है वो अपने कार्ड कोई ऐसे नहीं खेल देते, या वो कहीं उसकी प्रोपेगेंडा है वो नहीं करते। ये चर्चा में बात अपनी जगह आई है, वो कितना सच है कितना गलत, ये तो इस पर दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि अमित शाह और उनसे निपटने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर पार्टी को कितना नुकसान ये कर सकते हैं, इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद संघ कोई स्टेप लेता है। तो मुझे लगता है कि जोशी जी जैसा मजबूत संगठन करता, या जिसके पूरे देश में जिस लोगों को बनाया, जिनसे निजी संबंध है, वो जोशी जी ही हैं, संजय जोशी जी। और संजय जोशी जी के आज भी मुझे मालूम है, संजय जोशी जी के
निजी संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं। मोदी जी के अच्छा। मंत्रिमंडल, हाँ, मंत्रिमंडल में एक नहीं कई लोग हैं, मैं जानता हूं, उनसे प्रगाढ़ संबंध है, बहुत निकट संबंध है, तो इसलिए ये बात नहीं तो है इसमें ये कोई। मंत्री वही हैं जिनके साथ कभी इनके संबंध अच्छे थे और जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने उन मंत्रियों से भी दूरी बना ली थी क्योंकि वो संजय जोशी के साथ काम कर चुके थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका यानी कि नितिन गडकरी जैसे कई नेता हैं जिनके संबंध में है और भी है। नहीं, देखिए नितिन गडकरी जी के बारे में तो सबको मालूम है, अधिकांश लोगों को मालूम है कि उनके और संजय जोशी जी के मधुर संबंध हैं, और दोनों ही नागपुर के और यहाँ वहां के हैं, महाराष्ट्र कह लीजिए, दोनों नागपुर के, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र के हैं, तो इसलिए वो सब जानते हैं कि वो संबंध हैं, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव ये है कि इस संघ को जो थोड़ा सा, पूरा तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन जो थोड़ा सा मैं जानता हूं उसमें मुझे लगता है कि अगर ऐसा है, जिसकी संभावना है कि अगर रिप्लेसमेंट होता है उच्च स्तर पर सरकार में, तो फिर संजय जोशी ही होंगे कि जो उनकी दुर्लभ संधि को तोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। ये वो अभिमन्यु होंगे कि जो चक्रव्यूह में घुस जाने के बाद मरेंगे नहीं, लेकिन चक्रव्यूह जीत के निकलेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है कि संजय जोशी के जो रिश्ते हैं, संजय का जो एक स्थान आज भी है, वो सीडी ने जरूर उनको बहुत डिफेंड किया या उनकी छवि को बहुत खराब हुई, लेकिन उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो गई और वो 20 साल करीब नेपथ्य में रहे। लेकिन वो नेपथ्य में रह के भी, मैं अनीता जी एक बात आपको, सुनीता जी बताऊं कि नेपथ्य में रहने के बावजूद उनके पास सैकड़ों लोग बराबर मिलते रहे हैं या मिलने आते रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं सर आपसे पूछना चाह रही हूँ कि संजय जोशी का प्रैक्टिकली अगर सिचुएशन को देखा जाए, अगर संघ का इतना मजबूत हाथ हो जाता है राय सर, तो क्या आपको लगता है कि संजय जोशी उतनी बड़ी पावर में आ जाएंगे कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए? और अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये आखिरी सवाल है, और तो उससे क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पूरी तरह खतरे में आ जाएगी? इतनी ताकत उन्हें मिल जाएगी कि वो प्रधानमंत्री के पद से नरेंद्र मोदी को हटा दे? क्योंकि एक 2014 की एक तस्वीर जो थी जिसमें अरुण जेटली ने अचानक से जिस तरह राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया था, अध्यक्ष बनते के साथ उनके उस पद का इस्तेमाल जो पहला हुआ था वो ये था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम को प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार बोल दिया था, और उसके बाद में तमाम चीजें जो हैं वो नरेंद्र मोदी के फेवर में थी। तो ये जो परंपरा है बीजेपी की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इस तरह से काम करता है, हालांकि जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर ये बहुत निष्क्रिय स्थिति दिखाई दी है और लोग भूल गए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में भी कोई जान हुआ करती थी। क्या आपको लगता है सर कि इतना जीवंत हो जाएगा वापस बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद? नहीं विनीता, पहली बात तो मुझे शंका है कि संजय जोशी बीजेपी के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। जैसे मैंने पिछले 2 दिनों में कुछ बातें कही जो अलग थी बिल्कुल, आज भी मेरी बात आप याद रखिएगा, मुझे बहुत ज्यादा शंका है कि संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे। मुझे इसमें बहुत ज्यादा शंका है। दूसरी बात, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का महामंत्री बदल सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बदल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बदल सकता। उतने पावरफुल अध्यक्ष अब कोई नहीं हो रहे। संगठनों की, राजनीतिक संगठनों की उतनी अच्छी स्थिति भी नहीं रह गई है कि संगठन उतना ताकतवर रह जाए। आरएसएस बच के काम करता है, मैं कई बार बता चुका हूं। आरएसएस काम तो करता है लेकिन कम्बल ओढ़ के काम करता है, सारे काम करता है वो, लेकिन कम्बल में छुप के करता है। वो कभी ये नहीं चाहेगा कोई ऐसा दाव चले, वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई लांछन लगे, वो कभी नहीं चाहता कि राजनीति के तमाम बुराइयां जो चाहे उसकी वजह से हो रही हो, लेकिन उसके ऊपर उसका लेबल लगे, उसकी कालिख लगे। सत्ता की तमाम बुराइयां चाहे वो खुद करवा रहा हो, उसी का एजेंडा हो, लेकिन उससे अगर बुरा हो जाए तो उसकी कालिख आरएसएस पर लगे। आरएसएस इन सब चीजों को अपने बचाता है और उसकी वही रणनीति रही है। पीछे हटो, 4 चौकी छोड़ो, फिर 1 चौकी पर आक्रमण करो, उसकी वही रणनीति रही है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ। और नहीं तो बचो और इंतजार करो, आने वाले वक्त का इंतजार करो अपने उद्देश्यों के लिए। जो हिटलर मुसोलिनी से उन्होंने सीखा है और जो उनका फांसीवाद का एजेंडा गोलवलकर साहब लिख गए हैं, उसके लिए वो इंतजार करना चाहते हैं। तो जहां तक इस सारे सवाल है, जब तक एनडीए के गठबंधन दलों में मोदी के खिलाफ बगावत नहीं होगी,
भाजपा अकेले मोदी को प्रधानमंत्री पद से नहीं हटा पाएगी। मेरी बात फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब तक एनडीए वोटर दलों में मोदी के खिलाफ बगावत नहीं होगी या वो ये नहीं कहते कि इनको हटाओ, ये हमें मंजूर नहीं है, तब तक भाजपा अकेले अपने दम पर जो वर्तमान हालात है देश के, पार्टी के, राजनीति के, सरकार के और जो राजनीति का तरीका हो गया है उसमें अकेले मोदी को नहीं हटा पाएगी। हम लोग मोदी के कामों से नाराज हैं, उन्होंने देश को बर्बाद किया 10 साल में, उससे हम नाराज हैं, उनके काम करने के तरीकों से नाराज हैं। हम चाहते हैं कि हट जाए, लेकिन हमारे चाहने में और होने में बड़ा फर्क है। मेरी बात को, दोनों बातों को मेरे नोट रखिएगा। जी सर, मतलब कुल मिलाकर के यह तस्वीरें चल रही हैं, आरएसएस भी बहुत कुछ टटोल रही है अपनी तरफ से, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई में संजय जोशी उस जगह आ पाएंगे जहां के लिए आरएसएस में कई नेता कोशिश कर रहे हैं। टटोलने की जो पुरानी प्रक्रिया है आरएसएस की वो जरूर चल रही है, लेकिन अगर संजय जोशी का नाम है तो ये बहुत बड़ी बात है। जिसके नाम को नरेंद्र मोदी सुनना नहीं चाहते, उसकी सियासी गलियारों में अगर चर्चा भी हो रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसका कितना खामियाजा खुद बीजेपी को अंदर डेंट से झेलना पड़ेगा वो एक अलग चीज है, क्योंकि आरएसएस को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं लगता है और उसकी जगह वो किसी और बड़े ब्रांड को खड़ा करना चाहते हैं जो कि आरएसएस को भी सूट करे और जनता की नजर में भी थोड़े लंबे वक्त तक चल जाए। तो वो नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी का चेंज ओवर, वो चाह रहे हैं कि पीएम का चेंज ओवर हो जाए और इससे उनको लंबी सत्ता का वक्त मिल जाए। देखना ही होगा कि आरएसएस की मोडस ऑपरेंडी कितने वक्त चल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।